अच्छा, तो आज हम एक ऐसी आम सी बात पर गौर करेंगे जिस पर शायद हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। उर्दू ज़ुबान वैसे तो एक बहुत बड़ा समंदर है, इसमें कई ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी लिसानी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। रोज़ हम उसे बोलते हैं, सुनते हैं, मगर कभी सोचा नहीं कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प सफ़र होने वाला है जो हमें आम से लगने वाले अल्फाज के पीछे छुपी हुई एक बुरासरार हिस्ट्री तक ले जाएगा। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, लफ्ज़ ख्वाब में वाव खामोश क्यों है जबकि ख़वातीन में इसे पूरी तरह बिल्कुल वाज़े तौर पर पढ़ा जाता है? ज़रा सोचिए। ये हमारी ज़ुबान का एक ऐसा मैट्रिक्स ग्लिच है, एक अजीब सा मोड़ है जहाँ ग्रामर का एक ठोस उसूल तकरीबन हर लफ्ज़ पर लागू होता है, सिवाय एक बहुत ही आम और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ के। आखिर ऐसा क्यों है कि हुरूफ बिल्कुल वही हैं, स्पेलिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन आवाज़ अचानक बदल जाती है? अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ हमारे पास लफ्ज़ है ख्वाब और दूसरी तरफ है ख़वातीन। दोनों ही अल्फाज हर्फ खे से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। दोनों में खे के फौरन बाद वाव आता है और फिर अलिफ। लेकिन बाईं तरफ ख्वाब में ये जो वाव है ना, ये बिल्कुल खामोश है, इसकी कोई आवाज़ नहीं। जबकि दाईं तरफ ख़वातीन में यही वाव पूरी ताकत से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। आखिर एक ही स्पेलिंग पैटर्न से दो बिल्कुल मुख्तलिफ सौती नताइज कैसे निकल सकते हैं? यहीं से हमारी इस लिसानी जासूसी की कहानी का बाकायदा आगाज होता है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से यानी वाव मादुला के कानून की तरफ बढ़ते हैं। इस मिस्ट्री को जड़ से समझने के लिए पहले हमें फ़ारसी ग्रामर के एक बहुत ही कदीम उसूल को जानना होगा, और हमारा पहला सस्पेक्ट है ये कानून जिसे वाव मैदूला कहते हैं। असल में ये फ़ारसी का एक पुराना बिल्कुल पत्थर पर लकीर जैसा सौती उसूल है। उसूल ये है कि जब भी हर्फ खे के बाद वाव आए और उसके फ़ौरन बाद अलिफ मौजूद हो तो वो वाव सिर्फ लिखा जाएगा, उसे पढ़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। इसे एक ऐसा मजबूत लिसानी कानून समझा जाता है जिसने उर्दू में आए बेशुमार फ़ारसी अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखी है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि ये उसूल हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कितना गहराई तक मौजूद है। इन मिसालों को ही देख लें, ख्वाब, ख्वाजा, ख्वाहिश और ख़ास तौर पर वो लफ्ज़ जो हम दिन में कई बार बोलते हैं, खामखा। इन सब अल्फाज में वाव मादुला मौजूद है। खे के बाद वाव है और फिर अलिफ, लेकिन इन सब में वाव की आवाज़ मुकम्मल तौर पर गायब है। ये सब खालिस फ़ारसी कवायद के पाबंद हैं। तो भाई सवाल फिर वही है कि अगर कानून इतना ही सख्त है तो ख़वातीन इस लिस्ट से बाहर क्यों खड़ा हैं? इसका जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं उस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी कदीम सौगदी जड़ों की दरियाफ्त। और यहाँ आता है कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। जिस लफ्ज़ को हम आज तक बिल्कुल खालिस्तन अरबी या फ़ारसी समझते आ रहे थे ना, वो दरअसल एक शानदार बहरूपिया निकला। जी हाँ, ये इंकिशाफ इंतहाई हैरान कुन है। लफ्ज़ खातून, जिसकी जमा ख़वातीन है, दरअसल ना तो अरबी है और ना ही खालिस मुकामी फ़ारसी। इसकी जड़ें सोख्ती ज़बान से मिलती हैं। सोख्ती वस्ती एशिया की एक बहुत कदीम ईरानी ज़बान थी, और इस कदीम ज़बान में खातून का मतलब किसी आम औरत का नहीं, बल्कि हाकिम की बीवी, मलका या किसी इंतहाई बासर लेडी के लिए इस्तेमाल होता था। है ना हैरत की बात? और हाँ, ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया जा रहा। जदीद लिसानी तहकीक और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम जैसे बिल्कुल मुस्तनद और आलमी हवाले इस बात की बाकायदा गवाही देते हैं कि इस लफ्ज़ का असल माखज़ यही कदीम सुख्दी ज़बान है। ये कोई गली मोहल्ले का लफ्ज़ नहीं था, बल्कि कदीम शाही दरबारों से उभरने वाला एक इंतहाई ताकतवर लक़ब था। तो फिर ये शाही लफ्ज़ हम तक कैसे पहुंचा? आइए देखते हैं इसका उर्दू तक का आलमी सफ़र। ज़ाहिर है जहन में सवाल आता है कि वस्ती एशिया की एक गुमनाम ज़ुबान का लफ्ज़ मॉडर्न उर्दू का हिस्सा कैसे बन गया। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सफ़र शुरू होता है कदीम सौगदी दरबारों से। फिर जब तुर्क और मंगोल सल्तनतें आईं, जिनमें गज़नवी, सल्जूकी और मुग़ल अदवार शामिल हैं, वहाँ इसे खान की बीवी के तौर पर अपनाया गया। फिर ये खालिश शहरी फ़ारसी के बजाय देहाती फ़ारसी और तुर्की के रास्ते सफ़र करता हुआ बरे सगीर पहुँचा, और आखिरकार उर्दू ज़ुबान में आकर इसका मतलब मुअज़्ज़ज़ औरत या बेगम बन गया। ये लफ्ज़ लिटरली आधी दुनिया का सफ़र करके हमारी ज़ुबान में आया है। इस पूरे शानदार सफ़र में खातून ने अपनी असल शिनाख्त सख्ती से बरकरार रखी, और जब वक्त के साथ साथ उर्दू और अरबिक ग्रामर के मुताबिक इस वाहिद लफ्ज़ की जमा बनाई गई तो ये नेचुरली ख़वातीन बन गया। स्पेलिंग बिल्कुल खालिस फ़ारसी अल्फाज जैसे ही हैं, मगर इसकी आवाज़ ने एक अजीब सा उसूल अपना लिया, और यही तो हमारी आज की तफ्तीश का असल मरकज़ है। इस गुत्थी को मुकम्मल तौर पर सुलझाने के लिए अब हमें मुस्तार अल्फाज या लोन वर्ड्स के आफाकी उसूलों को समझना होगा। अब देखिए, यहाँ आकर सारे धागे मिलते हैं। असल में लिसानियात की दुनिया का एक यूनिवर्सल कानून है जिसे लोन वर्ड्स का कानून कहते हैं।
दूसरी ज़बानों से उधार लिए गए अल्फाज बिल्कुल उन मुसाफिरों की तरह होते हैं जो जब किसी नए मुल्क जाते हैं ना तो अपनी मादरी ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ का पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखते हैं। वो इतनी आसानी से नई ज़बान के मकामी रूल्स के सामने घुटने नहीं टेकते, बल्कि बड़ी ज़िद के साथ अपनी असल आवाज़ को जिंदा रखते हैं। इस बात को एक आम सी मिसाल से समझते हैं। लफ्ज़ किताब को ही ले लें। यह असल में अरबी का लफ्ज़ है। अरबी उसूल के तहत इसकी असल जमा कुतुब बनती है, जो आज भी इस्तेमाल होती है। लेकिन चूंकि ये लफ्ज़ उर्दू में पूरी तरह मिक्स हो गया, तो हमने इससे उर्दू कवायद के हिसाब से किताबें भी कहना शुरू कर दिया। यानी लफ्ज़ ने मकामी रंग भी अपना लिया, लेकिन अपना हिस्टोरिकल रोल कभी नहीं छोड़ा। और अगर मजीद क्लियर करना हो तो अंग्रेजी की इस ज़बरदस्त मिसाल पर गौर करें। ये देखकर कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अल्फाज BUT, CUT और HUT को देखें। इन सब में यू की आवाज़ आ निकल रही है, लेकिन बिल्कुल इन्हीं हरूफ के साथ PUT अचानक पुट क्यों बन जाता है? यहाँ ऊ की आवाज़ कहाँ से आ गई? आखिर अंग्रेजी सौतियात में ये बगावत क्यों? इसकी वजह बिल्कुल वही पासपोर्ट वाला उसूल है। लफ्ज़ PUT ने अंग्रेजी के आम ग्रामर रूल्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये लफ्ज़ जिस पुरानी ज़बान से अंग्रेजी में आया था, वहाँ इसकी आवाज़ ऊ जैसी ही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई गैर मुल्की अपना नाम अपनी ज़बान के उसूलों के मुताबिक ही बुलवाता है। ये लफ्ज़ अपनी असल जड़ों से आज तक सख्ती से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है हतमी लिसानी फैसले का। इस सारी इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ क्या निकला? तो सारी डिस्कशन की बॉटम लाइन ये है कि इन 3 बातों को माइंड में रखना ज़रूरी है। पहली बात, वाव मैदूला खालिसतन फ़ारसी ग्रामर का उसूल है। दूसरी बात, ख़वातीन फ़ारसी का नहीं बल्कि कदीम सऊदी ज़बान का उधार लिया गया लफ्ज़ है। और तीसरी और सबसे अहम बात, चूंकि ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर फ़ारसी का लोकल बाशिंदा है ही नहीं, इसलिए इस पर फ़ारसी का वाव मैदूला वाला उसूल लागू हो ही नहीं सकता। और बस यही वो वाहिद ठोस वजह है जिसके बायस ख्वाब, ख्वाजा और खामखा में तो वाव खामोश रहता है, लेकिन ख़वातीन में वो पूरी शान शौकत और मुकम्मल आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। ज़बान वाकई एक जिंदा और सांस लेती हुई चीज़ है जो मुसलसल सफ़र में रहती है। इस राज के कामयाबी से सामने आने के बाद ज़रा इस आखिरी सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, ख़बरों में, किताबों में ऐसे और कितने अल्फाज होंगे जो बज़ाहिर लगते तो बिल्कुल आम और मकामी से हैं, लेकिन उनके तलफ़्फ़ुज़ में कदीम सल्तनतों और भूली बिसरी तहज़ीबों की रूहें आज भी खामोशी से ज़िंदा हैं। ये दरियाफ्त का एक ऐसा खूबसूरत सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ चलने का बहुत शुक्रिया।